एफआईआर करने टाइम में सबसे पहले जो वारदात होती है तो उसमें किस व्यक्ति का क्या रोल है, स्पेसिफिक एलिगेशन लगा होना चाहिए। जैसे पुलिस के सामने जब बयान आप देते हैं तो आपको ज्ञान नहीं है कि हमको किस तरीके का बयान देना है। अपराधी मुस्कुराते हुए कि बच्चे का एक सर को उसकी मां सीने से लगाई, उसका बयान का क्या महत्व होगा, नर्वस है। तो फर्स्ट इन्फो कभी कभी क्या होता है, लोगों ने कहा कि तलवार से मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कटने का निशान है या सर पर लगा तलवार, और वहां पर आ गया हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस का रिपोर्ट, चाहूंगी तो सर्वनाश कर दूंगी। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब जज्बाती बातें हैं, इसका कोर्ट के नजर में कोई मतलब नहीं है। आप रोइए, चीखिए, चलाइए, इमोशनल बात से न्यायालय को कोई लेना देना नहीं है। तमाम अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप जिस तरह से जौनपुर की मामला अगर देख लिया जाए, जघन्य अपराध हुआ और वो अपराध आज तक सुर्खियों बटोर रहा है। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, आज हमारे बीच में एक एडवोकेट शिवनंदन भारती हैं जो बहुत बड़े ओहदे पे अपने आप पे बुद्धिजीवी माने जाते हैं, और उनसे चर्चा करते हैं कि कब तक ऐसा अपराध चलता रहेगा और क्या अपराध पे निरंतर करने के लिए कोई कानून व्यवस्था है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। पहले तो आपका स्वागत है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जौनपुर की अगर घटना देख लिया जाए सर, बड़ा झकझोर दिया है, हृदय को रोक दिया है सर। अगर देखा जाए तो आपने भी नहीं देखा होगा अब तक, हमें लगता है कि बहुत सारे केस देखो, लेकिन ये नहीं देखा होगा किसी का गला काट देना। देखिए, ऐसे जब आप देखेंगे जो हम लोगों का इतना मोटी मोटी जो पुस्तक आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का जीवन का कहानी एक केस बन के, और इसमें तो इस तरह का अनेकों केस हुआ। एक हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट को जब पढ़ रहे थे तो अघनू नेगेसिया का केस हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसकी कहानी ये होती है कि वो गला काट कर उसका और सर लेके थाना पर खुद पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने काटा है। तो ये कह देना कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, तो वो होता रहा है, परंतु बच कैसे जाते हैं अपराधी, किसकी कमी से। देखिए, इसमें सबसे पहले जिनके बच्चे की निधन हुई है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है कि ईश्वर न करे कि किसी के घर में इस तरह की खबर मिले। लेकिन अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अब समाज में इस तरह का उदाहरण दिया जाने लगा है कि मार देगा, और अगर वो बेल पर निकल जाते हैं, लोग कहता है कि देखो मार दिया लेकिन बहुत आसानी से अभी बेल हो गया, वो छूट गया। तो ये सब जो चीजें होती है तो मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। तो ये जो मैकेनिज्म है कि अपराध जब कभी भी कोई घटना हो तो सबसे पहले लोगों को एफआईआर कैसे लिखाना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका जैसे कि आपके घर में कोई आया, डकैती हुई, चोरी हुई, किसी की हत्या हो गई, तो उस टाइम में लोग विचलित होते हैं, मन व्याकुल रहता है, वो मत कीजिए। उस टाइम में अपने आप को कंट्रोल करके, एफआईआर ही बुनियाद होता है किसी भी अपराधी को सजा दिलाने के लिए। तो उसकी जो रचना की जाए, जो लिखाया जाता है कि सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय से लेके जो भी बात आप लिखाते हैं, उसमें एक एक शब्दों का बहुत ही सोच समझकर चयन किया जाना चाहिए। बहुत ही गहराई होती है उस बातों में। और कभी कभी लोग क्या करता है कि एफआईआर हो जाने के बाद अहम भूमिका होती है अनुसंधानकर्ता का, यानी पुलिस का। पुलिस चाहती भी है कि हम मदद करें, लेकिन वो अज्ञानतावश वो चीजों को नहीं लाते हैं रिकॉर्ड पर जिस चीज को लाना चाहिए, जिसका लाभ कोर्ट में मिलता है। और लोग क्या करते हैं, पीड़ित जो होता है कि एक आदमी मूल रूप से अपराध किया, 4 आदमी को और ऐड कर दिया नाम फंसाने में, वो सभी गलत है। जैसे बारीकी से चीजों को समझिएगा तो जब कभी भी एफआईआर होना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज पर मैं आपको बातें बता रहा हूँ। एफआईआर करने टाइम में सबसे पहले जो वारदात होती है तो उसमें किस व्यक्ति का क्या रोल है, स्पेसिफिक एलिगेशन लगा होना चाहिए। जैसे 4 आदमी मिलके अभी यहाँ पर आया, एक आदमी के हाथ में डंडा था, एक आदमी के हाथ में बंदूक था, एक आदमी के हाथ में तलवार था। अब आपका एक उसमें से एक गोली लेके हमको मार दिया सपोज, तो अब जो एफआईआर लिखाएगा तो जब बेल में जाएगा तो क्या कहेगा कि प्रमोद नाम का व्यक्ति था, एक काल्पनिक नाम मैं बोल रहा हूँ, वो आया और वकील साहब को मान लीजिए गोली मारा, तो उस व्यक्ति का कभी बेल नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली आ गया, मरने का कारण यदि था तो वो टैली कर गया, लेकिन जो तलवार और डंडा लेके था उसको बहुत आसानी से बेल मिल जाता है। परंतु एफआईआर में यदि ये बात कर ली गया कि चारों लोग आए, जिसके हाथ में डंडा था उसने इनका हाथ पकड़ा, एक ने पांव पकड़ा और इसने कहा कि उसको गोली मार दो, मार दी, तो तीनों में से किसी को बेल नहीं मिलेगा। तो एफआईआर लिखाने वक्त में जिसका जो स्पेसिफिक रोल है उसका जिक्र उस एफआईआर में हो जाना चाहिए। जब आप बयान देते हैं तो उसका पूरा
ख्याल रखिए, पुलिस आता है, पहले वाले सीआरपीसी लागू थे तो उस टाइम में वो रिकॉर्डिंग की बात नहीं थी। अब जो नया कानून जो लागू हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सीआरपीसी के जगह पे, अब ऐसे में कहा गया कि रिकॉर्डिंग भी होगा उसके बाद का। आप उनके घर में हादसा हो गया, आप नर्वस हैं, अभी आपको बोलना जो चाहिए वो लिखा नहीं रहे, जिसका लाभ जो है सो अभियुक्त लेगा और बच जाएगा। इसीलिए यदि किसी के साथ घटना, कोई भगवान न करे कि घटनाएं हो, परंतु घटना हो तो इमीडिएटली किसी जानकार एडवोकेट से पूछकर सारे बातों को, फैक्ट को बताइए, और उसके आधार पर जब वो ड्राफ्ट कर देंगे तो कभी अपराधी नहीं बचेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर तो रहे हैं। उस टाइम में आप जी। ध्यान रखिए, पुलिस के सामने जब बयान आप देते हैं तो आपको ज्ञान नहीं है कि क्या हमको किस तरीके का बयान देना है। अपराधी मुस्कुराते हुए निकल जाएगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो उस टाइम में भी राय मशवरा करके आपको, क्योंकि सत्य बात को भी किस तरीके से बोलना चाहिए। आदमी नर्वस होता है उस टाइम में, डेड बॉडी जला के आया होता है या डेड बॉडी पड़ा होता है, जैसे इसी घटना में आपने देखा कि बच्चे का एक सर को उसकी मां सीने से लगाई, उसका बयान का क्या महत्व होगा, नर्वस है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको एफआईआर कहते हैं, वो लिखाने में आप पूरे होशो हवास में जब रहे, पूरा मन शांत हो, तब उस पर आप अपना सोच समझ कर तब बोलिए, और जिसका जो रोल उसका स्पेसिफिक एलिगेशन उस व्यक्ति पर लगा रहना चाहिए, तब वो नहीं बचेगा। अगर कभी कभी क्या होता है, लोगों ने कहा कि तलवार से मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कटने का निशान है या सर पर लगा तलवार, और वहां पर आ गया हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस का रिपोर्ट में, इंजरी रिपोर्ट में, यानी कि आप कह रहे हैं तलवार से मारे, पता चला कि हार्ड एंड ब्लड यानी रॉड या लोहा से मारेंगे तो पिचकेगा, फ्रैक्चर होगा, लेकिन यदि चाकू या ब्लेड से काटेंगे तो शार्प कटिंग होगा। तो नेचर ऑफ इंजुरी में भी बोला जाता है किस नेचर ऑफ वेपन जो यूज किया गया। तो आप कहे कि फलना व्यक्ति आया लोहे के रॉड से हमको मारा, अब पता चला कि माथा में जो कटा है वो शार्प कटिंग है, तब हम लोग बहस के दौरान बोलते हैं कि हुजूर देखिए, इन्होंने कहा कि डंडा से मारा और इंजुरी जो बता रहा है कि नेचर ऑफ वेपन तो शार्प कटिंग यानी ब्लेड से काटा, तो हो सकता है कि अपराधी नहीं है, ये फंसाने के लिए अपने से ब्लेड माथा पर काट कर इनको फंसा रहा, लाभ मिल गया उसको। यही चीज एडवोकेट वहां पर बहस के दौरान बोलते हैं। तो इसीलिए एक एक बात का ख्याल आप जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप उसको सजा नहीं। लोग चीख रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं कि मेरे भाई को चीखना चिल्लाना राजनीतिक कारण से कुछ हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी 5 बहनों का एक भाई था सर, लेकिन अब वो कह रही है कि क्या होता है कि मेरे हाथ कांपेंगे नहीं, हाथ दे दो, थाना भी मिला हुआ है और मैं चाहूंगी तो सर्वनाश कर दूंगी। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब जज्बाती बातें हैं, इसका कोर्ट के नजर में कोई मतलब नहीं है। आप रोइए, चीखिए, चलाइए, इमोशनल बात से न्यायालय को कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्ड को, घटना को ना तो जज साहब देखते हैं ना वकील साहब देखते हैं, जो रिपोर्ट बनकर आया जी बिल्कुल थाने से बिल्कुल सर, जो लिखा आपने एफआईआर लिखाया, उसके अलावा जज साहब को कुछ नहीं देखना है। इंटरनल स्टोरी से उनको कोई मतलब नहीं, गवाह ने क्या बोला, डायरी में क्या आया, एफआईआर में क्या आया, इंजरी रिपोर्ट क्या आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया, इसी के इर्द गिर्द सारी घटनाएं का जिक्र होता है। तो आपके साथ यदि कोई वारदात हो ऐसे, क्योंकि मुझे भी दर्द है कि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो अपराधियों को यदि आप सजा दिलाना चाह रहे हैं, मैं हर ये एक व्यक्ति की बात नहीं, बहुत काम की खबर मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपके साथ कभी भी कोई वारदात हो तो उस टाइम में आनंद फानंद में आप आवेदन लेके मत कहीं चले जाइए, सोच समझकर जिसका जो हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, एक निर्दोष व्यक्ति को अगर आप फंसा देते हैं उस वारदात में, तो समझिए कि और अभियुक्त को लिए केस को आप हल्का कर देते हैं। इसका भी ध्यान रखिए कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, बिल्कुल। तो इसका ख्याल रखिएगा, तो आपका केस में जब सच्चाई होगा तो आंख से आंख मिलाकर आप अनुसंधानकर्ता से भी बात करेंगे, आप कहीं भी जाकर डंके की चोट पर जज के सामने भी आपका जुबान नहीं लड़खड़ाएगा, क्योंकि आपने सच्चाई से बातें को रखा। लेकिन एक आदमी हत्या में था, पूरे परिवार को आप लपेट लेते हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे किया जाएगा सर, जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए कि क्या क्या धाराएं होनी चाहिए इन सब को, अभी तो 2 लोग देखिए सवाल है, बहुत अच्छा बात, बहुत लोग चाहते हैं कि क्या धारा लगनी चाहिए इन लोग को, वाकई फांसी, जैसे फांसी का डिमांड, कानून क्या कर रहा है कि जैसे लोग चाहते हैं कि मौत का बदला मौत हो, तो क्या इसमें क्या नहीं, ऐसा भारतीय न्याय पद्धति जो है ये बदले की भावना का सपोर्ट नहीं करती है। कानूनी तौर पर जो अपराधी है, दोषी है, उसको एक फेयर ट्रायल फेस करने के बाद, एक
विहित प्रक्रिया है उसका पालन करने के बाद सजा तक पहुंचते हैं। बोलिए कि विहित प्रक्रिया का इसलिए जरूरी है कि कभी कभी जो चीजें आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं होती है, भ्रम भी होता है, एक्चुअल बातें क्या है वो अनुसंधान के दौरान बहुत सारे चीजों का पता चलता है, तो वो ट्रायल फेस करने के बाद आदमी को सजा होता है। तो इसमें 302 पुराना जो आईपीसी है उसका 302 सेक्शन जो है, जो चूंकि 302 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पुराने सेक्शन का सेक्शन लोगों को जैसे 376 तो सभी लोग जानते हैं कि ये रेप से संबंधित है। तो अब लेकिन बदल गया धारा, पहले 354 बी था आईपीसी में छेड़छाड़ का, लेकिन अब वो सेक्शन 76 पे आ गया बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। तो इसीलिए मैं पुराना चीज का जिक्र कर रहा हूँ। तो 302 जो है मुकदमा के अंतर्गत मूल धारा होगा यदि किसी के इरादा से आपने हत्या कर दिया, और ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। और रही बात चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, और मनोबल बढ़ने के पीछे क्या है कि कोर्ट से जब उनको राहत मिलता है, और कोर्ट के साथ मजबूरी क्या है वो समझिए। जज साहब भी नहीं चाहते कि अपराधी बचे, अपराधी को बचाने में जो वही चीज मैंने जो कहा कि आप कह रहे कि डंडा से मारा, इंजुरी रिपोर्ट में बता रहा है कि ब्लेड से काटा, तो पूरा होल स्टोरी ही खत्म हो जाता है। आप किसी एक अपराधी का नाम दे दिए, 4 आदमी को फंसा दिए, एक आदमी हत्या किया, 4 आदमी का नाम दिए, पता चला कि उसमें से एक आदमी उस दिन किसी एग्जाम दे रहा था और वो सेंटर पे था, वो वीडियो लाके दिखा दिया। तो जज साहब का लगता है कि एक आदमी को निर्दोष में फंसाया होगा, तो क्या पता सबको फंसा दिया हो। इसीलिए निर्दोष आदमी को मेरी गुजारिश है कि फंसाइए नहीं और दोषी को बचाइए नहीं। और दोषी इसलिए नहीं बचेगा कि बहुत ही सावधानी साहस रखिए विपत्ति के समय में, और माइंड को एक्टिव रहिए। आप नर्वस रहेंगे तो आप अपराधी को समझिए मदद कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई वारदात हो, कोई घटना हो जाए, तो बहुत ही स्थिर माइंड से एक अच्छे से अच्छे एडवोकेट से सलाह लेने के बाद ही कोई काम करे तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं हम लोग पटना में हैं और पटना के हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, और जिस तरह से बातें कर रहे हैं वाकई हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए उसके बाद क्या होता है कि किसी को अपराध कर देना या फिर कोई एफआईआर में गलती कर देना, ये सब सारी चीजें निकल के जब आती है जब कोर्ट में पहुंचता है। क्या सर? चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।